जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जैसे हमने वहां पर आपको डेफिनेशंस बताई थी, लेकिन अब यहां पर उनका एप्लीकेशन करना है। जैसे हमने ये भी बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेक्टर जब पढ़ेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, v ds बाई डी टी। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ds बाई डी टी कैसे करना है। उसके लिए हमें एक फंक्शन दिया जाएगा s का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर उसे डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो dv बाई डी टी कर लेंगे। एक्सेलरेशन को और भी कुछ तरीके से लिखा गया है, जैसे यहां पर, तो यहां पर क्या लिखा गया है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप देखो यहां पर कि a इज इक्वल टू, जैसे लिखा गया है dv डिवाइडेड बाई dt, ये तो मेन फॉर्मूला होता है जो हमें पता है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम ds से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर और नीचे भी, ठीक है। जब दोनों जगह वही काम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हम क्या करें, यहां पर ds बाई dt, ये दोनों एक साथ कर लें और ये दोनों एक साथ कर लें, dv डिवाइडेड बाई ds। और ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं v, तो ये हो जाएगा v dv डिवाइडेड बाई ds, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन का एक ये भी फार्मूला हमारे पास आ गया। तो dv बाई dt भी है और साथ में v dv बाई ds भी है। और साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हम यहां पर अगर हम लिखें a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt, तो जो v है उस v को हम लोग लिख सकते हैं ds डिवाइडेड बाई dt। v क्या है, ds बाई dt। तो हम इस चीज को लिखना आपको बता चुके हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, d2s डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर यहां पर देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले आ गए। एक आ गया यहां पर a dv बाई dt, एक आ गया d2s अपान dt स्क्वायर, और एक आ गया v dv बाई ds। मतलब हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आपको अगर s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो ये तो हमें पता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएट, 2 बार उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम अगर s एज अ फंक्शन ऑफ t पा गए तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर हमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, मतलब v को टाइम के टर्म में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, dv बाई dt, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर हमें v और s का फंक्शन दिया गया है, v और s का, तो हम यहां पर क्या करेंगे, dv बाई ds निकालेंगे। और साथ में सिंबल्स बदले जा सकते हैं, वैसे s की जगह x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, कुछ भी लिख दो आप, लेकिन वो यहां पर s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट को। तो dv डिवाइडेड बाई ds, तो अगर v एज अ फंक्शन ऑफ s दिया गया है तो हम dv बाई ds करेंगे और फिर उसको v से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो v dv बाई ds भी हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि ये जैसे जो फार्मूला है सिर्फ कैलकुलस के लिए है, ये ग्राफ के लिए भी ये फार्मूले यूज होंगे। तो वहां पर कैसे क्वेश्चन में यूज करने वो ग्राफ में हम लोग सीखेंगे। तो हमें तीन चीजें पता चल गई, वही यहां पर लिख दिया गया है, आप इस चीज को यहां पर देखो, ठीक है, वही तीनों चीजें यहां पर, वो तो डेरिवेशन तो हमने आपको समझा ही दिया। अब आप देखो क्या लिखा है, a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt, और आगे क्या लिखा है, इफ v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब तो पता है ना, कि जैसे मान लिया v लिखा हुआ है कहीं पर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, तो ये क्या लिखा हुआ है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर ऐसा दिया गया तो हम dv बाई dt यूज करेंगे। ऐसे ही अगर v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ s, अगर v और s में रिलेशन दिया गया है तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हुए एक्सेलरेशन निकालेंगे। और अगर यहां पर s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है तो हम उसे 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया क्लियर। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो पढ़ लिए, और आज जिन इक्वेशंस को या जिन मेन फॉर्मूले जो भी थे यहां पर जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों को और कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने देख लिया। और अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो हम लोग पहुंच गए मोशन इन वन डायमेंशन थर्ड वाले टॉपिक पर, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलस सीखा है, और कैलकुलस में अभी हम डिफरेंशिएशन ही सिर्फ सीखे हैं, और उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स भी सीख रहे हैं और साथ में मोशन इन 1D के रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देने का पर्पज इसीलिए था कि यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या होगा कि हम ये पूरा असाइनमेंट करेंगे, तो तमाम सारे के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेंगे। तो हमें जो ये कैलकुलस हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका और हमें आइडिया लग जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वेश्चन भी साथ में 1D के हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। फाइंड पोजीशन, लेकिन ये यहां पर जो भी दिया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी टाइम टी इज इक्वल टू 0। स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉट। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। मतलब ये एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए आपको, 3 पार्ट दे दिए गए, तो इन तीनों पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अब मान लिया हम कोई भी एक पार्ट लेकर ऑप्शंस बना देंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे x दिया गया है आपको कितना 20, हाँ टी क्यूब है, अच्छा हाँ 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12, 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। तो यहां पर 20 प्लस टी क्यूब एंड माइनस 12t, ठीक है। तो फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो सबसे पहले पोजीशन की बात करें अगर, तो पोजीशन तो ये दी ही गई है ना भाई, एक्स एक्सिस पर अगर हमें एक्स की वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब वो पोजीशन ही तो बताएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और हमें वेलोसिटी भी चाहिए। तो हम वेलोसिटी अगर निकालें पहले, फिर हम t इक्वल टू 0 पर रखकर दोनों वैल्यूज पा जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब जैसे s होता तो ds बाई dt, x है तो dx बाई dt कर देंगे, तो यहां पर हमने लिख दिया dx डिवाइडेड बाई dt। तो 20 का क्या हो जाएगा 0, प्लस टी क्यूब का, अब आ रहा है 3t, टी क्यूब है तो वही nx n माइनस 1, तो n का मतलब 3 और n माइनस 1 का मतलब 2, तो 3t स्क्वायर एंड माइनस 12, t का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पहला आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट वाला। उसने कहा t इक्वल टू 0 पर पोजीशन और वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू, तो यहां पर रख दो आप t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20, ये दोनों हो जाएंगे 0, तो 20 प्लस 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है 20 हो गया। और ऐसे आपको v बताना है, तो यहां पर t की जगह 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा -12, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा और ये मीटर में हो जाएगा। ये एक आंसर आ गया हमारा। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉट, बताओ। नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, क्यों, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है, या एक्सलेशन आ जाएगा अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी आप देखो 3t स्क्वायर माइनस 12 है ना, तो आप t की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो वेलोसिटी भी बदलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी होनी चाहिए कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉट, तो यहां पर लिखेंगे मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, या जैसे लिखा उस बेसिस पर लिख सकते हैं, मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज v इज नॉट कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। फाइंड पोजीशन, अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या दिया गया थर्ड नंबर पे, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। उसने कहा पोजीशन बताओ जबकि उसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो जो कहा गया वही कर दो। जैसे उसने कहा पोजीशन, तो आपने देखा पोजीशन के लिए आपको t चाहिए ना, तो पोजीशन के लिए आपको टाइम की वैल्यू चाहिए, तो t आपको कैसे मिलेगा, तो उसने ये नहीं कहा कि इस समय पर, उसने कहा कि पोजीशन आप बताओ जबकि वेलोसिटी 0 हो। तो आप पहले ये देखो ना कि वेलोसिटी कहां पर 0 है, पहले आप वेलोसिटी को 0 कर दो। तो जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 0। तो v क्या है, v है ये 3t स्क्वायर माइनस 12, 3t स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, दैट मीन्स t स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, एंड इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना, ठीक है, t की वैल्यू हो जाएगी 2।
इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। और अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है तो उसने यही तो कहा कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो पोजीशन क्या होगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 2, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 क्यूब एंड माइनस 12 इंटू 20 प्लस 8 माइनस 24, कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आपसे ये पूछा जाता कि एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी, क्या होगा 12। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है -12 तो स्पीड क्या हो जाएगा 12, बस उसका मैग्नीट्यूड। तो आप चाहे तो ऐसे साइड में कहीं लिख लो कि अगर आपसे ये पूछा जाता एट t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड, तो स्पीड हो जाता मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज -12 का मैग्नीट्यूड, तो -12 का मैग्नीट्यूड मतलब 12 हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं ना, तो जब मॉड लगा देते हैं तो माइनस हट जाता है तो ये आ जाता है 12 मीटर पर। तो स्पीड पूछा जाता है तो वो आंसर होता है 12 मीटर पर सेकेंड। जो सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अभी आपके नीट में नहीं पूछा गया है लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया और कुछ एग्जाम्स मेडिकल में ही पूछा गया, सीपीएमटी तक में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, a की वैल्यू 8.5 and b की वैल्यू 2.5 दिया गया, and t is measured in second. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second? मतलब 0 और 2 सेकंड पर उसने आपसे वेलोसिटी पूछी है और साथ ही साथ पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 सेकंड एंड 4 सेकेंड। ठीक है, और एक्सप्रेशन आपको दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो आपको दो चीजें बतानी है यहां पर, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां पर पहले ये निकालना है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2। तो ये तो बहुत आसान है, वेलोसिटी पूछा गया, वेलोसिटी मतलब एवरेज या इंस्टेंटेनियस, जब कुछ मेंशन नहीं है तो इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बतानी है। इसका मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू dx बाई dt क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 2bt, भाई b लिखेंगे और t स्क्वायर nx n माइनस 1, तो 2 आएगा पहले और t और 2 माइनस 1 तो 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये v हो गया। अब आपको क्या करना है एट t इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही आप रखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जब आप v निकालेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे 2.5 और इंटू 2 और इंटू 2,
t की जगह पर 2 रख देंगे, ठीक है। तो t की जगह पर 0 रखेंगे तो 0, t की जगह 2 रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो कुछ करना ही नहीं, हमने आपको बताया था ना कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आसान होते हैं। कभी भी कहीं भी पूरे फिजिक्स में आप देखोगे जिस केस में या जिस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन लग जाता है, हम आपके जैसे यहाँ तो हम कुछ अदर क्वेश्चंस भी कराएंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखो कि आपके यहाँ जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें अगर आप देखो तो पूरी फिजिक्स में कोई भी यूनिट में जहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया वो क्वेश्चन आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसमें ज्यादा थिंक नहीं करना होता, वो सीधा क्वेश्चन होता है। बस उसमें कंडीशन क्या होती है, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी उसमें ज्यादा ट्रिक नहीं लगेगी जो आपके यहाँ अभी तक लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद ये दूसरा पॉइंट हमें समझना है क्योंकि वही मेन है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड। तो आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां पर क्या करना है कि आप यहां पर एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहां से देखो 0 और 2 और 4 के बीच कहा गया ना, तो एट t इज इक्वल टू 2, पहले पोजीशन देखो क्या होगी। तो x1 इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a एंड प्लस, जब यहां पर रखेंगे b और 2 का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 4b आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम रखेंगे एट t इज इक्वल टू 4, तो जो x है उसको हम x2 मान लें, तो वो क्या हो जाएगा a और प्लस b और t की जगह पर 4, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस 16b, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि आप इसे ऐसे समझो कि जैसे ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन और ये है x एक्सिस। तो आप देखो उसने कहा 2 और 4 के बीच, तो हमें 2 और 4 के बीच में ही तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम 2 और 4 के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो 2 पर वो यहां है, ये x1 मान लिया हमने और ये टाइम क्या है t इज इक्वल टू 2, और t इज इक्वल टू 4 पर वो मान लिया यहां पर है t इज इक्वल टू 4 पर, ठीक है। तो ये हमने मान लिया x2। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये इनिशियल हो गया ना, और ये क्या हो गया फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल जो ये वाली वैल्यू होगी इसी को तो आप s कहेंगे, ये क्या हो जाएगा s। तो आप अगर देखें तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट जितना ग्रीन से लिखा हमने, तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू x2 माइनस x1। तो आप अगर एवरेज लिखेंगे v एवरेज, तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट s डिवाइडेड बाई, इसी में लिखिए डिस्प्लेसमेंट s एंड डिवाइडेड बाई टाइम t हो गया, ठीक है। तो s की वैल्यू तो हो जाएगी x2 माइनस x1 और नीचे टाइम, तो टाइम जब आप t लिखोगे तो टाइम इंटरवल लिखते हैं ना, तो 2 से 4 के बीच का टाइम 2 सेकंड हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2, तो आपको याद रहेगा 4 माइनस 2 किया गया। x2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a प्लस 16b और वो है a प्लस 4b, तो ये हो जाएगा a प्लस 16b माइनस a माइनस 4, माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से अगर आप देखो तो कैंसिल हो जाएगा a, तो आपका आ जाएगा इसमें कितना 12b डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6b। तो जो आंसर होगा, क्योंकि b की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 2.5, तो क्या जाएगा 6 इंटू 2.5, कितना आएगा 15 मीटर पर। एक बार आप नोट करो इसको पहले, फिर हम इसमें आपको कुछ और चीजें बताते हैं। पहले आप बैक में जाते हैं। या यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है जितना मैंने किया है इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रहता है इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है। बाकी अगर आप देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि हमने आपको इसीलिए कहा कि बार बार जब रिवीजन करते हैं तो आपको चीजें अपने आप समझ में आती है कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये नोट कर लिया ना सभी ने।
अब आप देखो यहां पर जैसे उसने ऐसे कहा था कि ये कंडीशन है और आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। जैसे इसमें दो क्वेश्चन है ना, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे हमने पहले t इक्वल टू 2 पर लिखा, फिर t इक्वल टू 4 पर लिखा, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब आपको अगर आ गया ये क्वेश्चन, आप घर पे रिवाइज कर रहे हैं, तो आप यही तो सीधे लिखेंगे कि v एवरेज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये यहाँ पर t इक्वल टू 2 और 4 के बीच पूछा गया, तो 4 पर हो जाएगा फाइनल और ये इनिशियल। तो हम यहाँ पर फाइनल पोजीशन लिख दें और इनिशियल पोजीशन लिख दें और डिवाइडेड बाई क्या कर दें, टाइम। x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 करना है तो डायरेक्ट इसी में वैल्यू रख दो, t इज इक्वल टू 2। तो जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का स्क्वायर 4b। आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और थोड़ा शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार दोबारा ही बता रहे हैं, समझ लो। और सॉरी, ये 4 रखेंगे पहले, क्योंकि हम x2 पहले रखेंगे ना, तो a प्लस 4b, तो ये क्या आ जाएगा 16b। ठीक है, 16b आ जाएगा। और फिर माइनस लगाएंगे और फिर रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा a, और यहां भी माइनस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2 और 4 के बीच का जो टाइम होगा वही तो यहां रखोगे। तो 2 से 4 तक का टाइम 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। तो आप देखो ये a कैंसिल, 16 माइनस 4 कितना 12b माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6b। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऐसे समझा देते तो शायद समझने में आपको दिक्कत होती, लेकिन इसीलिए हमने पहले अलग अलग किया, फिर हमने आपको पोजीशन समझा दी, तो आपको पूरा डायग्राम से समझ में आ गया कि हाँ ये पोजीशंस हैं और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फाइनली आया तो वही है 6b। बस हमने क्या किया, हमारे दिमाग में सारी चीजें चली गई थी कि हमने ऐसे ऐसे अपना दिमाग में ही डायग्राम बना लिया और सीधे यहां पर हमने उसको एक लाइन में लिख दिया। ठीक है, 6 को b से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो करना तो इतना ही था, लेकिन वो चीज समझाने के लिए हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखा। एक बात। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो हम यहां पर हटा देते हैं इसे, क्योंकि ये तो वही चीज है ना, कुछ अलग तो है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि हम यहां पर एक फॉर्मूला जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का, v एवरेज, और वो फार्मूला होता है u प्लस वी बाई 2। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई t इक्वल टू 2 और 4 सेकंड है तो हम वेलोसिटी निकाल लें। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी ये है ना फॉर्मूला, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर और 4 सेकंड पर, तो 2 पर रखेंगे तो इनिशियल हो जाएगा और 4 वाला फाइनल। तो जब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4b, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4b। ठीक है, और फिर 4 रखेंगे जब, तो v आ जाएगा फाइनल, तो 4 इंटू 2 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 8b एंड डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, b की वैल्यू रखोगे फिर वही आंसर, ये भी तो आ गया ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आसान था, तो जो आसान वाला छोड़ के ये कठिन वाला हमको कहे समझा रहे थे इतनी देर से, तो उसका रीजन होगा ना कुछ। रीजन उसका क्या है कि आप ये जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कई बार कि ये फार्मूला आया कहां से था, कहां से आया था, तो कहां से आया था हमको क्या पता, आप जानो, आप पढ़ाए। मोशन, जो इक्वेशंस आप मोशन पढ़ते वहीं से तो आया था, और इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। मतलब यहां पर ये इक्वेशन से ये आंसर तभी आएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो यहां इसलिए ये आ गया क्योंकि यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे, आप देखो dv बाई dt करो, तो जैसे ही dv बाई dt करेंगे 2b हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यही क्वेश्चन में अगर यहां पर हम पावर चेंज कर दें और यहां t की बजाय t यहां क्यूब होता और यहां स्क्वायर आ जाता, और फिर ये वाला फार्मूला आप लगाते, आपका आंसर नहीं आता। ठीक है, तब नहीं आया क्योंकि तब एक्सेलरेशन हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि जैसे यहां पर एक्सेलरेशन आपने निकाला तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो क्या हो जाएगा 2b, तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो एप्लीकेबल ही है, इसीलिए वो आंसर दे रहा है आपको सही आंसर। लेकिन अगर यहीं पर एक्सेलरेशन a2bt हो जाए और अब अगर आप ये वाली इक्वेशन लगा दोगे तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, आपको ध्यान ही देने की जरूरत नहीं। आप चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप ये लगाएंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड आपको बताया, समझ में आ गया ना। तो वो वाला आप फॉलो कर सकते हैं,
लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या नहीं, यानी कि पहले आपको एक्सेलेरेशन चेक करना पड़ेगा, फिर आप वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो स्टेप्स तो फिर बढ़ जाएंगे ना। पता लगा पहले एक्सेलेरेशन निकाल लें फिर वो इक्वेशन लगा रहे हैं, उतनी देर में तो आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसमें आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, और उसमें चाहे जो भी वो फंक्शन दे आपको बिना चेक किए क्वेश्चन करना है, कभी गलत वो नहीं होगा। तो जो मेथड यहां बताया गया है इस मेथड से कभी रॉन्ग नहीं होगा, तो इस मेथड को ध्यान रखो। ये डायग्राम वायग्राम तो सब ऐसे बना दिया गया समझाने के लिए, बाकी आप एक लाइन में इसी से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हमने ये क्यों नहीं पढ़ाया था। यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने ऐसे किया भी हो, तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो भी सकती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी आपके यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन 8 + 12t - t square where x is in meter and t in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें जो पहला लास्ट वाला पार्ट था बिल्कुल वैसे ही है कि उसने कहा रिटार्डेशन बताओ, मतलब तुम्हें a की वैल्यू बतानी है, और कब, जबकि उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। 8 + 12t, ये क्या हो गया आज, सब में मिस्टेक्स क्यों हो रही। 8 + 12t - t³, तो आंसर आएगा यहाँ पर फोर्थ वाला, उसमें सही होगा, असाइनमेंट में पीपीटी में कुछ गड़बड़ हुआ है। ट्राई करो, जो जो लोग नहीं अभी किए थे ट्राई करो बिल्कुल इसको। देखो जो कहा गया है वही आपको करना है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। उसने कहा वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो पहले ए और बी दोनों निकाल लो। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर एक्स दिया गया है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, वेलोसिटी, दो बार करोगे एक्सेलेरेशन, दोनों चीजें निकाल लो। और फिर आप क्या करो, वेलोसिटी वाले फंक्शन को 0 करके आप निकालेंगे टी की वैल्यू, और उसको उठाकर रख देंगे कहाँ, एक्सेलेरेशन वाले में, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो जितने लोगों ने नहीं किया। अब इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है तो तुरंत कर लोगे, नहीं आ रहा है तो आप बैठे रहोगे फिर। आप भी ट्राई करो, हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं। एक मिनट,
कौन सा आएगा आंसर? फोर्थ। ठीक है, देखो जो कहा गया था वही हमने यहाँ पर किया है, कुछ अलग से आपको ना इसमें सोचना है ना कुछ और करना था। जस्ट आपने पहले वेलोसिटी निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकाला, फिर उसने कहा वेलोसिटी को जीरो कर दो तो हमने जीरो कर दिया। जब आपने जीरो रखा तो यहाँ से सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल ली, वही जैसे अभी पिछले वाले में था वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पर है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब टी की वैल्यू 2 सेकेंड पर आपको एक्सेलरेशन बताना, उसने यही कहा था कि जब रिटार्डेशन आपको बताना है जबकि उसकी वेलोसिटी क्या हो? जीरो, तो आप टी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू -60, टी की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -12, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो नॉर्मली जब रिटार्डेशन टर्म यूज करते हैं तो आपने किसी भी क्वेश्चन में देखा होगा रिटार्डेशन के साथ माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, मतलब वो अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई ये रिटार्डेशन है तो ये वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो इसीलिए रिटार्डेशन के साथ माइनस लगाते नहीं। तो यहाँ आया तो माइनस, लेकिन जब हमें रिटार्डेशन लिखना था तो हमने उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। सेकंड, कुछ लोगों का सेकंड आ रहा है, फोर्थ का सभी लोग ट्राई करो। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, इक्वेशन क्या दी गई है? x इज इक्वल टू x नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। ठीक है, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x नॉट ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0, मतलब वो क्वांटिटीज पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, यही इसका मतलब है। t की वैल्यू इक्वल टू भी 0 हो सकती है या ग्रेटर देन। विद व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट, उसने आपसे पूछा कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप समझो कि स्टार्ट का मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0। जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम स्टार्ट का मतलब यही समझेंगे, t इज इक्वल टू 0 मतलब वहीं से हमारी टाइम की काउंटिंग स्टार्ट हो रही, तो t इज इक्वल टू 0। अब आपको उस पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है, तो आपका सीधा सा काम क्या हो गया कि इसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लें। भाई जैसे x का dx बाई dt करेंगे तो v आ जाएगा, और v निकाल कर आपको क्या करना है? स्टार्ट में वेलोसिटी निकालनी, तो स्टार्टिंग का मतलब t की वैल्यू क्या रखोगे? 0 रख दोगे, बस इतने तो करना। अब बात फिर कहां फंसती है आकर? डिफरेंशिएशन पर। तो जो आपको फंक्शंस, जो तरीके, जो कुछ भी बताया गया वो आपको आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो ये क्वेश्चन में आपके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट करना। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको ओपन कर दो, x नॉट माइनस x नॉट e टू द पावर माइनस kt। देन आपको वेलोसिटी निकालनी, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? dx डिवाइडेड बाई dt। जल्दी से बताओ x नॉट का डिफरेंशिएशन 1 होगा या 0? 0 होगा, 1 नहीं। x होता तो 1 होता, x नॉट तो ये सब कॉन्स्टेंट्स यहां पर जैसे दिया है उसने, ठीक है, तो उसे कांस्टेंट मानेंगे। x होता तो वो वेरिएबल होता, या t है वो वेरिएबल है, तो x नॉट का 0 हो जाएगा। माइनस x नॉट e टू द पावर माइनस kt, तो आपको यहाँ x नॉट तो कांस्टेंट, उसको ऐसे छोड़ देंगे। और आपको याद होना चाहिए कि e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बिल्कुल सही, n e टू द पावर nx। मतलब इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको n e टू द पावर nx मिलता है, बस n को पहले लिख देना होता है। तो यहां जरा बताओ n की वैल्यू क्या है? माइनस के साइन के साथ माइनस के n हो गया, तो हमने यहां लिखा माइनस के, और बाकी आगे वैसे ही लिख देना है, माइनस e टू द पावर माइनस kt। ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? t इज इक्वल टू 0, स्टार्ट का मतलब जैसे उसने कहा विद व्हाट वेलोसिटी द पार्टिकल स्टार्ट, तो हम ऐसे लिख देते हैं एट स्टार्ट, दैट इज, ब्रैकेट में लिख दिया दैट इज एट t इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग का मतलब t इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पर v इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x नॉट इंटू के, और e की पावर, t को 0 रखेंगे तो पावर क्या, और e की पावर 0 का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि किसी की भी पावर अगर a की पावर 0 लिखी गई है, a कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो 1 होता है। बस a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए a की वैल्यू। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर आपका आ जाएगा x नॉट इंटू के। सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
वो बस आपको वैल्यूज दे रखी है। टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि टी जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, सब पॉजिटिव। मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो है तो जैसे नंबर्स हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिखते हैं हम लोग, और हम इधर लिखते हैं -1 -2 -3। तो अगर लिखा गया है ग्रेटर देन जीरो तो ये वाले जो नंबर है वो सब ग्रेटर देन जीरो ही तो है। ये जितने भी, अगर इसको हम n मान लें तो ये n क्या है, सब जीरो से ज्यादा है। इसके बीच के भी नंबर 1.2 1.3 वो भी सब क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो। और इधर के जो नंबर्स ये वाले होते हैं ये सब क्या है, ये नंबर्स n अगर इसको ले लो तो ये क्या है, लेस देन जीरो। तो अगर कभी ग्रेटर देन जीरो लिखा जाता है तो उसका मतलब पॉजिटिव, या पॉजिटिव लिखना है तो उसको ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव लिखना है तो उसको लेस देन जीरो आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा, लेकिन लगाने की जरूरत क्या है। प्रोडक्ट रूल वहां लगाते हैं जहां दो फंक्शन होते हैं ना, दो सिमिलर टाइप के। इसमें तो कांस्टेंट ही है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्जी उतना फार्मूला लगा करोगे, आंसर वही आएगा। प्रोडक्ट रूल तब लगाते हैं जब u इंटू वी का फंक्शन हो, जहां u और v दोनों ही x के, या मतलब दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। जल्दी से नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 5 नंबर पे। हो गया ना आपका। एट स्टार्ट अगर कहा जाएगा तो t जीरो रख सकते हैं, पोजीशन नहीं। पोजीशन के लिए आपको बताया जाएगा तभी जीरो रख सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, आगे आएगा क्वेश्चन में। पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मान लो एक्स एक्सिस पर खड़ा हुआ है 10 मीटर पर, वहां से स्टार्ट किया तो एट टी इक्वल टू जीरो, अगर आप एक्स देखेंगे तो जीरो थोड़े आएगा, क्या आएगा, ना आएगा। जैसे यहीं पर आप देख लो, अगर यहाँ टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये ई टू द पावर जीरो, और यहाँ पर एक्स नॉट मतलब ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, या यहाँ पर जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कुछ इसमें बदल दें, मान लिया वो ऊपर वाला फंक्शन ना होता, हम यहाँ पर लिख दें 2x नॉट, ठीक है, यहाँ 2x नॉट लिख दें और यहाँ इतना लिखा रहते, तो ये 1 हो जाएगा पूरा फंक्शन, मतलब 1 ये वाला, और ये x नॉट, तो 2x नॉट माइनस x नॉट मतलब x नॉट हो जाएगा। तो t इक्वल टू जीरो का ये मतलब नहीं कि x भी जीरो, ठीक है। ये चीजें आगे भी आएंगी, एसएचएम में भी आता है, वहां पर भी ऐसी पॉइंट्स आते हैं, तो सब कहीं समझाएंगे, यहाँ पर भी आएगा अभी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। The relation 3t plus root 3x plus 6, 3t plus root 3x plus 6 describes the displacement of particle in one direction, where x is in meter and t is in second. The displacement when velocity is 0. अब को फिर वैसे ही क्वेश्चन है, उसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट बताओ, द डिस्प्लेसमेंट, और कब, जबकि वेलोसिटी जीरो। उसमें कहा था उसने वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सीलरेशन बताओ या रिटार्डेशन बताओ, इसमें उसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आपको ये रिलेशन उसने जो दे रखी है वो डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्क्राइब कर रही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहां देखो, उसने रिलेशन आपको दी है 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इधर x होता इधर t होता तब तो बड़ा आराम से हम लोग कर लेते, ठीक है, मैं तुरंत हम dx बाई dt कर देते। लेकिन यहां इधर t है इधर x है, तो ऐसे केस में हम लोग यहां पर पहले इसको x इक्वल टू लिखें और देन हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो उसके लिए हम क्या करें, इसे 6 को इधर ले आए, तो जब 6 इधर आएगा तो एक तरह से इसको लिखेंगे इधर तो माइनस आ जाएगा ना, तो एक तरह से 3t माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 3x हो जाएगा। या हम ऐसे लिख लें, रूट 3x को पहले लिख लें और इधर क्या लिख लें, 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 6। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3t माइनस 6 टू द होल स्क्वायर। हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना है और वेलोसिटी निकालना है, उसको जीरो करके x की वैल्यू निकाली। तो चाहे तो आप x बराबर लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/3 3t माइनस 6 टू द होल स्क्वायर, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको उसने क्वेश्चन में क्या कहा, अब हमारा एक काम तो हो गया कि हमने फंक्शन को अरेंज करके लिख लिया यहां पर, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम यहां पर क्या है कि हमें वेलोसिटी को जीरो करना है और तब x की वैल्यू बतानी है। तो फिर भी कर दो, वेलोसिटी निकालना है, आप क्या करोगे, dx बाई dt।
आप यहां पर v इज इक्वल टू लिखोगे dx बाई dt। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसे ओपन करो यहां पर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, या एक और मेथड आपको बताया गया था, क्या था, कौन सा? अभी समझ में आ रहा कितना पढ़ के आए थे तुम? बोल नहीं निकाला, एग्जाम्पल दे चुके हैं आपको। कौन सा? u टू द पावर n वाला आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप इसे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको वो रूल भी पढ़ा दिया गया, क्योंकि अगर आप सोचो 3t माइनस सिक्स प्लस वन टू द होल स्क्वायर होता तो क्या आप ओपन कर पाते? नहीं कर पाते। तब आपको वही यूज करना होता u टू द पावर n। तो हम लोग u टू द पावर n जानते हैं तो उसको यूज करेंगे। देखो हम जब भी यूज करेंगे तो अब हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस लिख दे रहे हैं, ठीक है, वहां हमने सब आपको समझा रखा। u टू द पावर n, अब आप यहां पर क्या करेंगे, n u n माइनस वन, तो n की वैल्यू क्या है 2 और u क्या है 3t माइनस सिक्स, n u n माइनस वन मतलब 1, और फिर क्या करते हैं ड्यू बाई dx। तो ड्यू बाई dx का मतलब ड्यू बाई dt यहां करेंगे, तो इतने पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, 3t का 3 हो जाएगा, t का 1 और माइनस 6 का 0। ये आ गया, ये जो 3 है और ये 3 तो हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3t माइनस 6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इस वेलोसिटी को आपको जीरो करना है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम v is equal to 0. It implies that 2 3t minus 6 is equal to 0 या 3t minus 6 is equal to 0। अब चाहे तो यहां से आप t की वैल्यू निकाल लो, देखा जाए तो आंसर तो यही आ गया। उसने यही तो कहा था कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो बताओ वहां पर पोजीशन क्या होगी। तो यहां पर 3t माइनस सिक्स जीरो आ रहा है ना वेलोसिटी जीरो करने पर, तो जब आप पोजीशन निकालोगे इक्वेशन 1 में तो 3t माइनस सिक्स की जगह क्या रखोगे, जीरो, और जब ये जीरो कर देंगे तो x क्या आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब जैसे आपके दिमाग में आता है कि ऐसे कैसे करते, टाइम क्यों नहीं निकाला, तो टाइम निकाल कर भी क्या होगा, जैसे आप इसको जीरो करोगे तो t की वैल्यू 2 आएगी, और जब यहाँ 2 आएगा तो यहाँ रखो जरा 2, तो 2 इंटू थ्री क्या हो गया 6 माइनस 6। तो उतना सॉल्व करने का मतलब जब पता चल गया ये जीरो है, यही यहाँ पर है फंक्शन, तो सीधे उठाकर आंसर लिख दिया x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख, ऐसे आपको बता दिया गया, बाकी आप लिखना चाहे तो यहाँ से t की वैल्यू रख सकते हैं, t की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 1/3 6 माइनस 6 टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, पोजीशन आ जाएगी 0। नोट कर लिया आपने? हो गया ना सभी का? चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर पे। The velocity of body depends on time according to the equation v is equal to 20 plus 0.1 t square, 20 plus 0.1 t square, the body is undergoing। अब देखो यहाँ क्या दिया गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म, जीरो। क्या होगा, अरे ऑप्शन बताओ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो कैसे आप देखेंगे, जैसे ही एक बात यहां से क्लियर हो गई कि वो एक्सेलरेशन के बारे में ही जानना चाह रहा है, तो हमें उसने वेलोसिटी दिया, तो सबसे पहले हमने लिखा v इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। अब यहां पर हमें a लिखना है, तो हमें पता है dv बाई dt हो जाएगा, d बाई dt करेंगे तो 20 का हो जाएगा 0 प्लस 0.1 और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। दैट मीन्स आंसर आ गया a इज इक्वल टू 0.2t। अब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, अगर ये 0.2 आता, t ना आता, तब तो वो कांस्टेंट हो जाता, तब पहला आंसर सही होता,
यूनिफॉर्म एक समान, लेकिन यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जैसे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे 0.2, 2 रखोगे 0.4, बदल रहा है ना। और जब कोई क्वांटिटी बदलती है तो वो इसे हम यूनिफॉर्म नहीं बोलते, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, जो कुछ है वो एक जैसा है, तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म होने के लिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो एक्सेलरेशन भी नहीं कांस्टेंट है, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt टू द पावर 4, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रेस्पेक्टिवली। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर आपको दोनों चीजें निकालनी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे डाल दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा, AIEEE में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ऐसे डाल दिया गया आपको। बाकी इसमें करना कुछ ऐसे खास है नहीं, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है और t की जगह पर 0 रख देना है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा dy बाई dt, a की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, तो b आ जाएगा, और प्लस यहां पर t स्क्वायर का मतलब 2t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ct आ जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं c इंटू ब्रैकेट में t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, और ऐसे यहां लिखेंगे d और t4 का 4t3, यही तो हो जाएगा ना। n x n माइनस, बस फॉर्मूले आपको याद रखने। ज्यादातर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, आपको हम कराए हुए क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, ज्यादातर केसेस में आपको सीधे सीधे फार्मूले वाले ही मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर करेंगे तब भी यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर बस फार्मूले प्रॉपर वे में ध्यान रखो, और जो भी उसको बताए गए तरीके वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी। अब ऐसे आपको a निकालना है तो a dv बाई dt कर दो, जैसे आप अब यहाँ d2y बाई dt स्क्वायर लिख दो, और चाहे dv बाई dt कर दो, बात तो एक ही है ना। तो dv डिवाइडेड बाई dt कर दिया, तो b का 0 हो जाएगा, ये तो पहले से 0 था, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, प्लस c यहाँ पर है और 2t, तो 2t का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा d, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर, वही nxn माइनस 1। अब आपसे उसने कहा इनिशियल, तो हम यहां लिखेंगे इनिशियल दैट इज एट t इज इक्वल टू 0, जो v है, तो उसमें आप रखेंगे t की वैल्यू 0, तो b मिलेगा, भाई ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और यहां पर लिखना चाहे से लिख लो, प्लस 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू b, और अगर a लिखेंगे तो सिर्फ यहां पर बचेगा 2c, तो ये हो जाएगा 2c और आगे हो जाएगा 0 दैट इज इक्वल टू 2c। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा b कॉमा 2c। यहाँ क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आएगा, बाकी आप देख सकते हैं कि सब सीधे सीधे ही क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए प्रॉपर वे में, बस ज्यादा कुछ आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो भी हमने एग्जाम्पल्स कराए थे उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लिया इसे। In a straight line motion, the distance traveled is proportional to the root of the time taken। मतलब जो डिस्टेंस है
स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, तो अब चाहे उसको डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट, वो तो सब हम लोगों को पहले से पता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो उसने आपसे यहां पर क्या कहा, s इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, s इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ऐसे लिख देते हैं यहां। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो उसने कहा है s इज प्रोपोर्शनल टू रूट, यही तो उसने कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टाइम टेकन। तो उसने कहा था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात है, आप देखो उसने एक्सेलरेशन पूछा तो है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए उसमें सब में v दिया गया है, मतलब वेलोसिटी दी गई, जबकि यहां पर अगर आप s लिखेंगे तो s को आप प्रोपोर्शनल टू और प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटा दो, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा k, और t है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आप पावर में ही लिखेंगे उसको। ये हो गया यहाँ पर, ये भी हमने सिखाया था वहां पर, पावर को नीचे से ऊपर ले गए थे, तो कुछ भी है वहां पर ऐसे लिख देंगे आप। तो ये हो गया, जहां पर k क्या है, वेयर k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर कि क्वेश्चन तो बहुत आसान रहता अगर उसने हमें एक्सलेशन पूछा होता और यहां ऑप्शंस टाइम के टर्म में दिए गए होते, लेकिन इसमें क्या है, उसने आपको दे दिया यहां पर टाइम और उसमें दे दिया वेलोसिटी, यानी कि हमको रिलेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करें, वेलोसिटी निकालें, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ds डिवाइडेड बाई dt, दैट इज इक्वल टू k, और यहां वही nxn-1, तो क्या हो जाएगा 1/2 t, और 1/2 -1 मतलब -1/2। समझ में आ गया ना, इसमें कुछ हम बता नहीं रहे, कोई नई चीज नहीं, वही जो पढ़ाया गया वही सब चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको आ रहा है तो समझ में आ जाएगा, nxn-1, 1/2 -1 मतलब -1/2। इसके बाद आप यहां पर एक्सलेशन निकालो, तो एक्सलेशन निकालेंगे तो फिर आप v, चाहे इसको d2s/dt² लिख दो, चाहे v को dv/dt लिख दो, बात एक ही। ये हो जाएगा यहां पर k/2, k/2। ठीक है, और ये यहां पर हो जाएगा nxn-1, तो -1/2 t nx n-1, जब इसमें आप -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2, यही तो आएगा ना, -1/2 -1। तो अब ये कैलकुलेशंस वगैरह आप ध्यान रखो, -1/2 -1 करेंगे तो जोड़ना आपको आना चाहिए, तो -1/2 और -1, तो ऐड करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमने कुछ जगह पर आपको बता भी रखा है कैसे जोड़ते हैं एलसीएम लेकर। तो ये आ गया। अब आप देखो यहां पर कि हमें करना क्या है, -k/4। ठीक है, ये हो गया, और t टू द पावर -3/2, लेकिन हमें t नहीं चाहिए, हमें चाहिए v। तो हमने यहां पर क्या देखा कि इस लोकेशन से अगर आप देखो तो t टू द पावर -1/2 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v, है कि नहीं भाई, k/2 हटा दो तो वो इसी के प्रोपोर्शनल रहेगा ना, v के। यानी कि हमें अगर यहां t टू द पावर -1/2 मिल जाए तो हम वहां पर v रख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी लगाकर। ठीक है, या अभी जैसे अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी इक्वल का साइन बनाकर लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी से हम बाद में भी आपको समझा देते हैं। जैसे यहां पर अगर हम t टू द पावर -1/2 लिखें तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू यहां पर v 2v अपान k, क्या आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई k, ये आ जाएगा ना। अब आप ये वैल्यू यहां पर रखना चाह रहे हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम है कि -3/2 लिखा हुआ है, तो आप यहां अपना दिमाग लगाओ, आप सोचो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यहां पर -1/2 लिखा और पावर लगा दी ऊपर 3, कोई प्रॉब्लम, -k/4 तो समझ में आ गया, और चूंकि हमें t-1/2 चाहिए था और था -3/2, तो हमने, आप याद करो हमने आपको बताया था एक, ये भी सब कुछ हम लिखवा चुके हैं कि a टू द पावर m टू द पावर अगर n है तो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई करके। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -3/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो t टू द पावर -1/2 इसकी जगह रख सकते हैं 2v/k। तो हम यहां पर रख देंगे पुट t टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई k। ठीक है, रखते हैं तो a आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -k/4, और यहां पर क्या आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई k।
2v डिवाइडेड बाई k, और पावर क्या आ जाएगी 3। अब आपको लेकिन प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, a प्रोपोर्शनल टू, जितना कांस्टेंट है हटा दो, तो जैसे k कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, माइनस भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, v टू द पावर 3 बचेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखो, जैसे हम आपसे कहा करते हैं कि बार बार आप प्रैक्टिस करो जो चीजें आपको बताई जाती हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में खुद ही आइडियाज लगने लगेंगे, और जितना हम सिखाते हैं उसमें तमाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें। आप ही मत सोचो कि हम बस ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो आप अगर उनको बार बार करेंगे तो उतने तरह के प्रोसीजर्स, उसमें जो जो ट्रिक्स हैं या कैलकुलेशन का जो मेथड है, वो सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और फिर इतना हो जाएगा वो कि उसके बियॉन्ड आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में बहुत इजीली कहीं ना कहीं से हैंडल कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी आपको नॉर्मल सारे क्वेश्चंस आप वहां पर करने लायक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बार बार उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी। अब जैसे हमने ये बता दिया आपको, तो पहले हमने समझाया आपको कि भाई ये आपको दिया गया था, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगा दिया, एंड देन आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली, लेकिन एक्सलेशन पूछा गया था, तो एक्सलेशन हमने निकाला, लेकिन हमें टी हटाना था, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल ये किया, या यहाँ पर चेंज, और फिर यहाँ से जो वैल्यू पता थी उसको रखकर हमने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि इसी चीज को अगर आपको यहाँ पर सॉर्ट करना है, तो हमने देखा कि उसने हमें प्रोपोर्शनलिटी दी है और उसने हमसे प्रोपोर्शनलिटी ही पूछा है, लेकिन हमें आना दोनों तरह से चाहिए। जैसे मान लिया उसने प्रोपोर्शनलिटी ना देकर ये दिया होता और उसने सीधा आंसर ये पूछा होता, प्रोपोर्शनलिटी ना पूछी होती, ऐसा भी किया गया। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम टाइम एक ही चीज पूछी गई, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑटोमोबाइल का केस रहता है। लेकिन एक बार उसने क्या किया, उसने प्रोपोर्शनलिटी नहीं पूछी, उसने पूरा फंक्शन ही उठा के पूछ दिया। तो आपको फंक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन अब हमें यह भी सीखना है कि अगर वो प्रोपोर्शनलिटी दे रहा है, प्रोपोर्शनलिटी पूछे, तो हम बाकी जो बकवास हमने लिखा बीच में, ये जो कांस्टेंट वांस्टेंट, उसको लिखने की जरूरत ही क्या है। और अगर आप वो हटाएंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कितना आसान आपको लगने लगेगा। आप देखो यहां पर इसी चीज को हम करके दिखा रहे हैं, एस प्रोपोर्शनल टू रूट टी था। ठीक है, तो आप देखो यहां पर जैसे हमने लिखा, यहां पर एस प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 1/2। ठीक है, जैसे ये आपको दिया गया एस प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 1, तो आपको यहां पर निकालना है एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ v। तो हम क्या करेंगे, अब हम कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहां पर किया v, तो हमें पता है कि v का मतलब ds/dt होता है, v का मतलब ds/dt। तो जब हम v निकालेंगे तो एक तरह से हमारे दिमाग में है कि हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिखना चाहे तो एक बार आप लिख सकते हैं इसकी ds/dt, लेकिन हमें पता है ds/dt का मतलब v ही तो होगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा v, और इधर हम लिखेंगे nxn-1। तो हम क्यों कांस्टेंट 1/2 लिखें, 1/2 नहीं लिखेंगे, t लिखेंगे, 1/2 प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, n-1 करेंगे तो 1/2 -1 मतलब -1/2, एंड देन हम v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सलेशन। भाई v को क्या लिखोगे, dv/dt, तो हम चाहे dv/dt लिखें, चाहे हम डायरेक्ट उसको लिख दें, एक्सलेशन नहीं लिखना है। और इधर हम लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी, और यहां nxn-1 लगाएंगे, तो जो -1/2 है वो तो प्रोपोर्शनलिटी में चला गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, t -1/2 -1, तो क्या आ जाएगा, -3/2। हम इसे लिखेंगे a प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर -1/2 टू द पावर 3, बात वही है ना, और a इज प्रोपोर्शनल टू, यहां से वैल्यू उठाकर हम यहां पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा। अब आप देखो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर जो काम हमने यहां किया है एग्जैक्टली वही काम यहां किया गया। बस हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर उसने फंक्शन दिया होता, फंक्शन पूछता तो हम ऐसे करते,
लेकिन उसने प्रोपोर्शनलिटी दी थी और प्रोपोर्शनलिटी उसने पूछी थी। तो हम जो कांस्टेंट टर्म लिख रहे थे उनको लिखा नहीं, बस हमने क्या किया, इतना ही काम तो किया कि जो कांस्टेंट टर्म था उसको हमने लिखा नहीं। और आप सोचो ना लिखने से हमारा कितना स्टेप और कितना टाइम बच गया, उसी चीज को हमने शॉर्ट में कर लिया। तो चाहे तो इसको भी लिख लो कि हम कैसे करें दोनों चीजों को। यही सब चीजें होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं जब, तो बार बार तो वो हमें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है और हम दूसरी जगह भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पढ़ा रहे हैं, यूज हम वर्क एनर्जी पावर में इसी चीज का करेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा, तो वहां पर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अगर आपसे कभी प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाए और प्रोपोर्शनलिटी ही आपको दी जाए, या प्रोपोर्शनलिटी आपको नहीं दी गई है लेकिन पूछ वो प्रोपोर्शनलिटी रहा है, तो आप शुरुआत से ही कांस्टेंट टर्म को हटाते चले जाओ, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो हटेगा ही हटेगा, तो शुरू में ही हटा दो। स्टार्टिंग में हटा देंगे तो क्या होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस वहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट x of a particle varies with time t as x is equal to a to the power a e to the power minus alpha t and b e to the power beta t. a e to the power minus alpha t and plus b e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constants, the velocity of particle will be। देखो ये आपके काफी पहले पूछा गया था, बट एक अलग तरह का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि पहले क्वेश्चन पूछा गया हो तो बेकार ही हो, पहले भी क्वेश्चन पूछा तो उसमें कुछ यूज हुआ कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला, बीएचयू में भी पूछा गया क्वेश्चन। अब उसने कहा क्या है जरा देखो, उसने पहले आपको फंक्शन क्या दिया, फंक्शन उसने आपको दिया है यहाँ पर x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी एंड प्लस ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, अब उसने आपसे यहां पर कहा है कि जो वेलोसिटी है, यानी कि हम एक बात तो समझ गए कि हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। उसने कहा वेलोसिटी जो है वो गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो सबसे पहले तो आप इन ऑप्शंस को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको वेलोसिटी निकालनी भी तो पड़ेगी, तभी तो समझ पाएंगे कि क्या इसमें हो सकता है। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लें। यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें e टू द पावर nx का फॉर्मूला पता है, ठीक है, n e टू द पावर nx। तो हम यहाँ पर v लिखेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt। अब आप देखो a, इसको क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और फिर प्लस बी, और ये हो जाएगा बीटा, परेशान ही कर रखा है पूरा, बीटा टी। ठीक है, बी और यहां पर बीटा ई टू द पावर बीटा टी। तो ये यहां पर आपको मिल गई वेलोसिटी। लेकिन अब हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम और ये गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, या जो भी ऑप्शन है, तो पहले तो हमें जो सीधे सीधे दिख जा रहा है उसी को पहले समझ लें। जैसे अगर सेकंड ऑप्शन देखो तो उसने लिखा बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो क्या सही है, अल्फा भी दिख रहा है और बीटा भी दिख रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो सकता है। उसने कहा अगर अल्फा को बीटा के बराबर रख दो तो क्या ये जीरो हो जाएगा, भले अल्फा बीटा बराबर रख लो लेकिन ए और बी तो है, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, कुछ उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं, यानी कि वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब थर्ड भी सही नहीं। तो दो ऑप्शन तो गए, अब बचता है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो विद टाइम का मतलब क्या है, टाइम को घटा तो सकते नहीं है, टाइम को हम बढ़ाते हैं, यानी कि टाइम को अगर आप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी, हमें ये चेक करना है। तो हम थोड़ा सा इसमें टाइम को बढ़ाकर देखें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू प्लस वाला टर्म पहले लिखें। अब थोड़ा सा रुक जाना, अभी पहले देख लो फिर लिखना। यहां पर कि यहां पर हमने लिखा b, यहां पर हमने लिखा बीटा, और e टू द पावर यहां पर हमने लिख दिया बीटा इंटू टी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ दी यहां पर हमने, और फिर हमने यहां पर साइन लगाया माइनस का, क्योंकि माइनस है ना, और फिर यहां पर हम लिखेंगे ए अल्फा। ठीक है, ए अल्फा, और ये माइनस है, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसको हमने लिखा है e टू द पावर अल्फा इंटू टी। ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लिखा है हमने स्पेस लेकर। अब आप यहां पर समझो जरा कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे। टाइम बढ़ाना है हमें, इसमें से एक ऑप्शन आ जाएगा कोई भी, टाइम इंक्रीज करने पर। तो
तो आप अगर यहां पर टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमने यहां पर भी इंक्रीमेंट लगा दिया कि टाइम बढ़ रहा है, और यहां पर भी टाइम हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीमेंट का साइन लगा दिया। अब आप सोचो कि जब यहां टाइम बढ़ाएंगे तो ये जो नीचे पूरा टर्म है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, घटेगा कौन बोला? बढ़ेगा। यहां पर ये जो नीचे का टर्म है, तो अगर आप पावर यहां पर बढ़ाएंगे तो किसी की भी पावर बढ़ाएंगे तो वो जो पूरा टर्म ये है, ये किसी की पावर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो ये पूरा टर्म यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर हम इस पूरे टर्म की बात करें, इस पूरे टर्म की, तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि किसी चीज को आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर नीचे की वैल्यू आपने बढ़ा दी तो पूरा फंक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 16 को अगर आप 2 से भाग कर रहे हैं तो 8 आएगा, लेकिन अगर 2 को बढ़ाकर 4 कर दो तो 4 आएगा, यानी कि वो चीज कम हो जा रही पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा टर्म यहां पर रिड्यूस हो रहा है। इधर का एक काम हो गया। अब इधर जरा देखो, ये अगर बढ़ा रहे हैं तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा ही, और अगर ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा। इसमें तो और कुछ सोचना भी नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर ही दिया गया है। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है वो टर्म यहां पर इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, अब आप सोचो यहां पर कि अगर यहां पर इधर का पूरा टर्म बढ़ रहा है और इधर का घट रहा है तो वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगी ना। यहां पर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो, यानी कि गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, फोर्थ हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे बता दें कि जैसे v इज इक्वल टू हमने यहां पर लिखा, सपोज के लिए यहां पर हमने लिखा 10 और यहां पर हमने लिखा 6। ठीक है, ऐसे तो इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या आएगी? 4, ये आएगी ना। अब मान लेते हैं जैसे यहां पर हमने कहा इसको बढ़ाया गया, तो हम इसको बढ़ा देते हैं, तो इसको बढ़ाएंगे और इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अब आप जरा देखो कि अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो मान लिया बढ़ाकर हमने इसको कर दिया 12। ठीक है, अब जरा इसको बढ़ाकर कुछ भी मान लेते 12 कर दिया, और इसको घटाना है तो 6 को घटाकर मान लिया हमने 3 कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो ये वैल्यू कितनी आ रही? 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हमने बढ़ाया, इसको घटाया, तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। आपने इसको बढ़ाया और इसको घटाया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? 9। यानी कि हम कह सकते हैं इसको बढ़ाएंगे अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगी वैल्यू। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेंगे जल्दी से। ये वाला हो गया ना क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x एट टाइम t इन सेकेंड, the distance x in meter of the particle from O is given by. How long would the particle travel before coming to rest? Fourth, first. हाँ, हमको भी मौका दो। ठीक है, इसमें यही दो आंसर्स आते हैं, फर्स्ट या फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों ने फोर्थ ऑप्शन निकाला है वो गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, लेकिन जहां तक आपने सॉल्व किया है वो सही है, काटने की जरूरत नहीं। फोर्थ जहां तक आपने सॉल्व किया वो एकदम सही है, बट लास्ट स्टेप आपको समझना पड़ेगा, वही हमें देखना है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, जैसे दिया गया है x इक्वल टू 40 प्लस 12t एंड माइनस टी क्यूब। उसने आपको x एक्सिस पर पोजीशन दे रखी है, OX पर, यहां पर O से, यानी कि वो पोजीशन एक तरह से हो गए। उसने कहा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, मतलब कितनी दूरी वो तय करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में आने से पहले। तो सीधी सी बात है, हमें रेस्ट की कंडीशन उसने दी है, तो हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तभी उसको जीरो कर देंगे, रेस्ट की कंडीशन आ जाएगी। v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 3t स्क्वायर। ठीक है, अब रेस्ट की कंडीशन तो हम रखेंगे यहां पर पुट, ये रेस्ट की कंडीशन है इसीलिए इसको हम रख रहे हैं v इज इक्वल टू 0। तो v हम 0 रखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12, या फिर ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा इट इंप्लाइज दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, t स्क्वायर 4 हो जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड।
तो अब यहां पर देखते हैं कि t की वैल्यू जो 2 सेकेंड आई है, इस पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एट t, क्योंकि उसने कहा रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में आने से पहले वो कितना चलेगा। तो हमने क्या किया, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू निकाल दी। तो x कितना हो जाएगा 40 एंड प्लस कितना हो जाएगा, यहां पर 2 रखने पर 24 और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहां तक तो हम आ गए और हमने यहां पर देखा कि भाई t इज इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू इतनी है, हमने उठाकर आंसर टिक कर दिया 56 और हो गया गलत। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पोजीशन नहीं पूछी, उसने कहा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले वो कितना चलेगा। तो आप इसको जनरल वे में सोचो कि जैसे आपका कोई दोस्त आए, वो आपसे कहे कि बताओ हम कितना चल के आए, तो क्या करोगे, थप्पड़ ही तो मारोगे खींच के क्योंकि अगर वो आपसे ये पूछता है हम कितना चल के आए, तो हमें क्या पता तुम कहां से आ रहे हो, तो यहाँ नरही से आ रहे हो कि वहां दिल्ली से आ रहे हो, भाई पहले बताओगे ना कि हम कहां से आ रहे हैं। तो जब ये वो बताएगा कि हम वहां से आ रहे हैं, तो आप एक आइडिया लगाओगे कि तुम कितना चल कर आए। लेकिन वो खाली ऐसे पूछ दे हम कितना चले, तो नहीं बता सकते। यानी कि क्या होगा, आपको यहां पर जब वो पूछेगा कि हम कितना चल कर आए, तो वो अधूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको उसका इनिशियल पॉइंट नहीं पता है कि उसने चलना कहां से स्टार्ट किया था। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसने चलना स्टार्ट कहां से किया था, मतलब वो t=0 पर था कहां, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो आप यहां पर जरा देखो कि t=0 पर कहां होगा। एट t=0 x=40, 0 रखेंगे यहां पर, तो +0 -0 दैट इज इक्वल टू 40। मतलब t=0 पर x की वैल्यू क्या है 40, यानी कि वो 0 पर नहीं था। अगर हम डायग्राम से समझें तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि वो यहां पर 0 पर नहीं था, बल्कि t=0 पर वो यहां से ऑलरेडी पहले से ही 40 मीटर पर था, यानी कि वो 40 मीटर पर खड़ा हुआ था, इस लोकेशन पर था वो, ठीक है। कोई पर्सन है या जो पार्टिकल है, जो भी यहां पर पार्टिकल है वो इस लोकेशन पर था, इस पोजीशन पर, ठीक है। और यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ना कि 0 से। और फिर t=2 सेकेंड, तो यहां पर हमने कह दिया है t=2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में हमने x की वैल्यू निकाली है ना 56, तो वो तो यहां से होगी ओरिजिन से, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने निकाली है कितना 56। लेकिन अब आप खुद सोचो कि वो था कहां पर 40 पर और 0 पर, और t=2 पर कहां है 56 पर, तो वो इतना ही तो चला है। वही तो पूछा था ना कितना वो चला रेस्ट में आने से पहले, तो उसने चलना स्टार्ट किया था यहां से और यहां तक गया, तो इसका मतलब वो कितना चला, सिर्फ इतना चला यहां पर। तो हम यहां पर s की वैल्यू निकालेंगे और s कितना हो जाएगा 56 - 40 दैट इज 16, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। s = 56 - 40 and that is equal to 16 मीटर। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, हालांकि काफी पहले देखो क्वेश्चन पूछा गया था, बट बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट हमें ये कॉन्सेप्ट समझना था कि कभी भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ये थिंक करना था कि हम कहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। तो जनरल वे में था कि आप थिंक कर पाते हैं या नहीं, तो आपको यहां पर सोचना था कि सिंपल वे में कि अगर आपसे कोई पूछता आप कितना चले, तो पहले ये तो सोचो कि हमने चलना कहां से स्टार्ट किया, या किसी दूसरे ने पूछा तो आप सोचो कि आपने चलना कहां से स्टार्ट किया। लेकिन क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तभी उसका आंसर दो। जैसे यही क्वेश्चन था, एक बार हमने पूछ दिया इसमें, लेकिन हमने ये डिस्टेंस वाला पार्ट हटा के वहां पर पोजीशन पूछ ली, बाकी सब वही रखा, ऑप्शंस भी वही रखे, और हमने सिर्फ पूछ लिया कि उसकी हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट पूछने की बजाय हमने कह दिया कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी रेस्ट में आने पर, तब आंसर कौन सा होगा, तब फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों ने गलत किया था, क्योंकि हुआ क्या, अरे ये तो वही वाला है, आगे पढ़ा ही नहीं, क्या पूछा गया, वही वाला डेटा, वही वाला ऑप्शन, वही वाला आंसर। लेकिन अगर पोजीशन पूछा गया है तब ये थोड़े हो जाएगा, तब 56 आंसर होगा, जैसा पहले क्वेश्चन में था। पहले नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही था, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था, पोजीशन पूछी थी उसने एट t =
तो यहां पर आपको पोजीशन नहीं बल्कि डिस्टेंस बतानी थी, कितना वो ट्रेवल करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, 11 नंबर और ये दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर, इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, तो वो मेथड हम आपको सिखा देंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्जाम में आप पहचानोगे कैसे कि इसमें हमें यही मेथड लगाना, यही मेन पॉइंट है। यहां क्वेश्चन करना मेन पॉइंट नहीं है, यहां पर ये मेथड इस क्वेश्चन में लगेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप उस चीज को पहले समझो। यहां पर क्या कहा गया है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन दिस, मतलब उस, पहले ये वाला कर लेते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट फोर्स इट्स पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन है, उसने आपको ये क्या दी है, इसकी पोजीशन, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 4 सेकेंड। अब आप ध्यान दो यहां पर कि उसने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ना पूछकर उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस उसने पूछा है। जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो हमारे लिए क्वेश्चन में अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस पूछता है तो हमें यह चेक करना रहेगा कि कहीं रिटार्डेशन की कंडीशन तो नहीं है, या किसी क्वेश्चन में अगर उसने पहले से रिटार्डेशन दिया और उसने डिस्टेंस पूछ लिया तो फिर आपको यह चेक करना पड़ेगा कि वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो कब होती है, क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। अब मान लिया आपको पोजीशन दी है, तो मान लेते हैं पार्टिकल पहले ऐसे गया और फिर वो घूमकर ऐसे आ गया, तो अगर ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल थी, तो ये तो एस क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब ये आपको यही वैल्यू तो देगा, लेकिन पूछ वो क्या है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस पूछने का मतलब हुआ कि अगर उसने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा है तो ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें। तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि कोई रिटार्डेशन की सिचुएशन तो नहीं, क्योंकि अगर एक्सलेशन की सिचुएशन होगा तो रिटर्न ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सलेशन में क्या होगा, वो भागते ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सलेशन है तो चलना स्टार्ट किया, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस पूछे डिस्प्लेसमेंट पूछे सब एक ही हो जाएगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में रिटर्न नहीं होगा। लेकिन जब बात रिटार्डेशन की होगी तब क्या होगा, तब हो सकता है कि वो रिटार्ड करते करते धीरे धीरे जाए और यहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाए जीरो। अब चूंकि रिटार्डेशन है तो एक तरह से अपोजिंग फोर्स, तो क्या करेगा, उल्टा चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो पता लगा यहां पर उल्टा आ रहा है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन पोजीशन घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस प्रोसीजर को जो बताने जा रहे हैं, इस प्रोसीजर को दिमाग में रखना है कि जब भी रिटार्डेशन की सिचुएशन हो और डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको वहां पर यह चेक करना है कि पार्टिकल रिटर्न तो नहीं हो रहा या उसकी वेलोसिटी कहां पर जीरो हो जा रही। तो जीरो होने से पहले का पूछेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीरो होने के बाद का पूछेगा तो प्रॉब्लम है। तो हमें उसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्लियर हो गया कि हम जो ये प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं यहां पर ये कब लगाएंगे, जब रिटार्डेशन की सिचुएशन होगी और हमसे क्या पूछा जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा बस फंक्शन चेंज किया गया। तो ये हम अभी बता रहे हैं और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप अपने आप ट्राई करना। देखो इसमें 12t माइनस 2t स्क्वायर है और इसमें 6 प्लस वही चीज लिख दी गई है, तो इसमें क्या अंतर आएगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इस फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पर s इज इक्वल टू 12t माइनस 2t स्क्वायर, और हम चेक करेंगे कि क्या रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन चेक करने के लिए आपको दो बार डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, आप खुद एक बार में ही समझ जाओगे। जैसे आप देखो v निकालो, तो v इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt, क्या हो जाएगा 12 और माइनस 4t, t का 1 और ये 4t हो गया। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक बार यहां से, जैसे मान लिया हम अलग से लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू, तो इसको डिफरेंशिएट ही तो करेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट करके लिखोगे dv बाई dt, तो आप यहां पर चेक करने के लिए कि ये तो जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो वो क्या करेगा, पार्टिकल को कुछ दूर जाकर रोक देगा और वहां से पार्टिकल को रिटर्न करा देगा। तो हमें ये देखना है कि रुकेगा कब, क्योंकि उसने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 4 सेकेंड। तो अगर वो 4 सेकेंड के बाद रुकता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सीधे 4 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर वो 4 सेकेंड के बाद मान लिया 5 सेकेंड के बाद रुकता है तो 4 सेकेंड तक वो सीधा सीधा ही जाएगा ना, और जब वो सीधा चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब बराबर ही तो होंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लिया पूछा उसने 4 सेकंड में है
और वो 5 सेकंड की बजाय 3 ही सेकंड में रुक जा रहा है, तो चौथे सेकंड में उल्टा चलेगा ना। तो अगर उल्टा चलेगा तो आप पोजीशन निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, जबकि उसने पूछा डिस्टेंस, जोड़ना पड़ेगा इसे। तो हमें ये चेक करना है कि इसकी वेलोसिटी जीरो कब हो रही। आप यहां पर चेक करो, पुट v इज इक्वल टू जीरो। तो v जीरो रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4t इज इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, 4t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 3। अभी आप देखना एक चीज कि ये फंक्शन ऐसा दिया गया है कि जब आप t की वैल्यू 4 रखोगे, जब यहां पर 3 रखोगे तो ज्यादा आएगा, और 4 रखोगे तो कम हो जाएगा। आप अभी करके हम लोग देख रहे हैं। तो 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि वहां से वो रिटर्न करेगा ड्यू टू रिटार्डेशन। तो रिटर्न करेगा, तो अब आपके पास 3 टाइमिंग है। पहली टाइमिंग है जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर जरा देखें s की वैल्यू क्या होगी। तो उसको s1 मान लेते हैं या s ही रख देते हैं। s की वैल्यू क्या होगी, जीरो रखने पर ये जीरो ही हो जाएगा। दूसरा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर जरा देखो, s की वैल्यू यहां 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, अब देखो 4 सेकेंड पर 18 से भी कम आ जाएगा। आप रखो यहां पर s इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48, और ये कितना हो जाएगा, 32, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, मतलब 3 रखने पर 18 आ रहा था, ऐसा ये फंक्शन है, और 4 रखने पर 16 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेकेंड पर वो 18 तक गया था, लेकिन 4 सेकेंड पर 2 मीटर वापस आ गया। तो अगर हम यहां पर देखें ऐसे, अभी डायग्राम से भी समझाएंगे लेकिन पहले डायरेक्ट देखो कि पहले उसने जीरो से चलना स्टार्ट किया और कहां गया, 18 पर। तो जीरो से 18 गया तो कितना चला, 18 मीटर, तो हमने यहां लिखा 18। ठीक है, और फिर 18 मीटर से 16 मीटर पर वापस आ गया। 18 से 16 पर आ गया ना, तो कितना वापस आया, 2 मीटर वापस आया। 18 पर था, 16 पर आ गया, तो कितना वापस आया, 2 मीटर। तो इसका मतलब यहां पर 2 मीटर रिटर्न हो गया। तो अगर आपको इसको निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 18 और यहां जीरो, मतलब इसी से ऊपर और नीचे की वैल्यू घटा दो। जैसे 18 माइनस जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 माइनस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हम ये चीज अभी डायग्राम में उसमें बता देते हैं। आप चाहे ऐसे कर भी सकते हैं या डायरेक्ट आप थिंक करो, जैसे अभी हम बता रहे थे वही ज्यादा सही है। कि आपको यहां पर क्या करना है कि 18, जीरो से चले 18, तो हम कितना गए, 18, और 18 से गए 16 पर, तो कितना वापस आ गए, 2। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 20 मीटर, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 20। अब इसको यहां पर समझ लो। ठीक है, जैसे यहां पर आपको बता दे रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू जीरो पर s की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये जो पार्टिकल है t इज इक्वल टू जीरो पर यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर, और यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर 18 पर है, तो यहां पर हम पहुंच गए, और ये लोकेशन है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की। तो ये कितना गया इधर, 18, यहां से चलना स्टार्ट किया और ये टोटल कितना गया, 18 मीटर। ठीक है, और उसके बाद ये t इज इक्वल टू 4 पर कहा है, 16 पर, तो इसका मतलब ये यहां से रिटर्न होकर वापस आएगा यहां पर, और ये वाली लोकेशन यहां से क्या है, 16 मीटर। तो कितना वापस आया, 2 मीटर वापस आया। ठीक है भाई, ये 18 है और ये 16 है, तो 2 ही मीटर तो रिटर्न होकर आएगा। तो अगर आपसे उसने पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी एस यहां पर, यानी कि डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस यहां से चलना स्टार्ट किया, जैसे हम ऐसे थोड़ा सा ब्लू लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये, और फिर ये रिटर्न होकर यहां, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो कितना गया, 18, ठीक है, डिस्टेंस में, और वापस कितना आया, 2, तो कितना हो गया, 20। तो वही चीज हमने डायग्राम से भी आपको समझा दी, और वही हमने डायरेक्ट भी समझा दिया था कि जीरो से पहले 18 गया तो टोटल हुआ 18, और 18 से आ गया 16, वापस आया 2, दोनों को उठाकर ऐड कर दो, यहां पर कितना आ गया, 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका प्रोसीजर फिक्स है, ऐसे हम करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो पॉइंट बताया गया, कि पॉइंट इसमें क्या था कि ये प्रोसीजर लगाओगे कब, तो
तो जब कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें पोजीशन पूछी गई हो, डिस्टेंस निकाल, पोजीशन दी गई हो और डिस्टेंस निकालनी हो, तो आप ये चेक कर लो कि रिटार्डेशन तो नहीं है। अगर रिटार्डेशन है तो यही वाला प्रोसीजर आप अप्लाई करो वहां पर, ठीक है। इसी तरीके से आप करें, क्योंकि रिटार्डेशन में हो सकता है वो वापस आ रहा हो, तो आप इसी प्रोसीजर के साथ कर सकते हैं क्वेश्चन। मतलब वेलोसिटी निकालो, जीरो करो, चेक 0, 3 एंड 4। 0 पर एस निकाला, 3 पर निकाला, 4 पर निकाला, फिर यहां पर आगे बता ही दिया गया आपको क्या करना। इसे नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, पहले इसे लिखो और फिर वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नोट कर लिया? तो स्टेप्स बहुत आसान है, मतलब आपको ये क्वेश्चन एक तरह से अपने दिमाग में अलग तरीके से भरना है कि ऐसी सिचुएशन आएगी, हमें क्या करना है, एस दिया गया है, पहले वी निकालेंगे, जीरो करेंगे, एक टाइमिंग आ जाएगा, फिर आपके पास 3 टाइमिंग हो गई। कौन कौन सी? एक तो जीरो हो गया, दूसरा ये वाली टाइमिंग जो आपने निकाली है, और तीसरी आपको ये क्वेश्चन वाली है, ठीक है। तीनों टाइमिंग्स को आप रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जैसे जैसे यहां पर बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई किया किसी ने? 26, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन यहां पर एकदम सही है, यहां पर सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, 32, फोर्थ आएगा। तभी कहते हैं ध्यान दिया करो जब पढ़ाया करें। ये जो यहां पर ऑप्शन यहां पर 26 है, इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, बस यहां पर 12t माइनस 2t स्क्वायर, यहां पर क्या लिख दिया गया, 6। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे चलते जाओ, s इक्वल टू 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे v, क्योंकि उसने अगेन पोजीशन आपको दिया है और पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो हम चेक कर लेंगे कि कहीं रिटार्डेशन तो नहीं है। रिटार्डेशन है तो फिर हमें यही प्रोसीजर अप्लाई करना। रिटार्डेशन नहीं होता तो कुछ करना ही नहीं था, सीधे 5 रख देते, आंसर आ जाता, क्योंकि एस तो उसने दिए है ना। तो रिटार्डेशन में ही सिर्फ दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें रिटर्न हो जाएगा पार्टिकल, और रिटर्न होगा तो डिस्टेंस जाएगी बढ़, पोजीशन अलग डिस्टेंस अलग हो जाएगी। तो यहां पर हमें ds बाई dt पहले निकालना है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, और ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 40। अब आपको क्या करना है, अगेन चेक करने की जरूरत नहीं, अगेन आप इसको dv बाई dt करोगे, -4 आ जाएगा, यानी कि फिर से रिटार्डेशन है ना। तो रिटार्डेशन है तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको इसे 0 करना है, ठीक है। तो पुट v इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट 12 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट, अगेन वही आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3 तो आएगा ना, 4t यहां पर इक्वल 12 और t इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3। तो आपके पास 3 टाइमिंग हो गई, 0 स्टार्टिंग वो अपनी तरफ से लेना है, 3 ये आया है और 5 ये दिया गया है आपको। आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर देखो s की वैल्यू क्या होगी, 6 एंड प्लस 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6। फिर इसके बाद दूसरी टाइमिंग क्या है, एट t इज इक्वल टू 3, आप निकालो s की वैल्यू, यहां पर आ गया 6 और प्लस यहां पर 36 और यहां पर कितना आएगा 18, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरी टाइमिंग क्या है 5, तो आप देखो यहां पर एट t इज इक्वल टू 5, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 एंड प्लस 5 रखेंगे तो हो जाएगा 60 और यहां 5 रखेंगे तो हो जाएगा 50, ठीक है। कितना आ जाएगा 16। वो सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे सोचो, देखो एक मिनट यहां पर, इतना काम तो वैसे रहा ना। अब आंसर कैसे लिखेंगे चेक करो, s निकाला, v को 0 किया, टाइम आया 3, एक टाइमिंग अपनी तरफ से 0, दूसरी टाइमिंग ये जो आई है और तीसरी टाइमिंग आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब आप देखो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां है, 6 पर है वो, ठीक है, पहले से वो 6 पर है ना, तो 6 से वो जाएगा कहां 24 पर, तो 6 से अगर 24 जाएगा तो कितना चलेगा, 18 ही तो चलेगा ना। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 24 माइनस 6 मतलब कितना चला 18, 6 से 24 आएगा तो 18 चलेगा। फिर देखो आप यहां पर फिर वही आ गया, जब 3 रखा है तो 24 आ रहा है, और जब आपने 5 रखा तो
यानी कि वापस आ गया ना वो। तो वापस कितना है, 24 से अगर चलकर वो 16 पर आ रहा है तो 24 माइनस 16 कितना, 8, 8 मीटर वो रिटर्न होकर आ गया। फिर से यहां पर देखो 6 से, जैसे 6 पर था, 6 से पहले गया 24 पर और 24 से वापस आया 16 पर। तो 6 से 24 जाएगा तो 18 और 24 से 16 आएगा तो 8। तो आप यहां पर दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 26 मीटर। ठीक है, समझ गए ना। जैसे अगर डायग्राम से भी समझना चाहें तो ऐसे कि यहां पर मान ले ये 6 था, ठीक है, और यहां पर ये 18 था और यहां पर मान ले ये 16 था। ठीक है, ऐसे आपने मान लिया। तो अब आप यहां पर चेक करो कि 6 से 18 जाएगा पहले ऐसे, ठीक है, तो कितना चलेगा यहां पर, सॉरी 6 से 24 जाएगा ना, ये 24, 6 से 24 फिर 16 पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 6 से चला 24, तो 6 से अगर चलकर 6 की पोजीशन पर था फिर 24 तक गया, तो 6 से 24 मतलब 6 से 24 के बीच में डिस्टेंस कितनी, 18, और फिर 24 से वो रिटर्न होकर आया 16 पर। ठीक है, तो 24 और 16 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8। तो ये जितना रेड वाला बना इतना ही तो चला वो, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया, तो 18 और प्लस 8, ठीक है, टोटल कितना हो गया 26। तो ये कॉन्सेप्ट आप तब, ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है और आपको कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है। बस आपको ये देखना है कि अगर यहां पर रिटार्डेशन, जैसे उसमें भी एक रिटार्डेशन का क्वेश्चन कराया था जिसमें वो एक्सेलेरेशन को पलट देते हैं, तो उसमें आपसे वेलोसिटी पूछी गई थी, अगर डिस्टेंस पूछी जाती तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता। मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे आपको बताया गया था कि अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंका गया तो वो 6 सेकंड में यहां पर आ गया, याद आया ना। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पूछी गई थी तो हमने पूरा ही तो निकाला था। तो आपको वहां पर भी ऐसे पूछा जा सकता है और इस तरह के केसेस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे भी पूछा जाएगा, बस आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही और अगर उसके अंदर रिटार्डेशन कहीं से भी आ रहा है तो आप ये अलर्ट हो जाओ कि पार्टिकल रिटर्न तो नहीं हो रहा उतने समय में, 5 सेकंड में वो रिटर्न हो जा रहा है, क्योंकि 3 ही सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इसलिए आपको 2 पार्ट में उसको निकालना पड़ेगा। नोट कर लेंगे इसे। नहीं आ सकता है, लेकिन एसएन वाले में उसमें कैलकुलेशन भी हो सकता है ना, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ हाँ, कई निकालने, वो तो आपको जैसे निकालना तो एसएन एक करके ही देगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ रहा है इसलिए आपने लगा लिया इक्वेशन, अभी एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो जाएगा, तब क्या करोगे, तब आपने एसएन लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो रैंडमली आ सकता है कि अचानक से जैसे आपको एक्सप्रेशन दिया गया उसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट है तब तो वो इक्वेशन एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1 लग जाएगा, लेकिन पता लगा वेरिएबल है और आपने ये ध्यान ही नहीं दिया, उसमें लगा दिया एस एन, गलत हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा इससे। तो इसलिए हम वही वो इक्वेशन इसीलिए नहीं, जैसे हमने वो एवरेज वाला क्वेश्चन बताया था ना कि एवरेज वाला आ तो वो ऐसे भी रहा था ना, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 करके भी तो आंसर आ जा रहा था, लेकिन हमने वो मेथड क्या बताया था कि वो u प्लस वी बाई 2 तभी यूज होगा जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल लगाएं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, हमें सोचने की ही नहीं जरूरत है। जैसे ये मेथड है, इसमें आपको सोचना ही नहीं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल, आप चाहे कांस्टेंट हो वेरिएबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो आज हम लोग इतने रखते हैं, आज तो ये बोर्ड बहुत तंग कर लिया, ज्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हुआ है उसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है।